नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 17 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जो इकोनॉमी है वो आकार के आधार पर, मतलब पैसों के आधार पर, वैल्यू के आधार पे पहले 5th नंबर पे थी, अब 6th नंबर पे आ चुकी। इंडिया की टोटल इकोनॉमी या जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। अब ये पहले 5th नंबर पे थी, उसकी जगह 5th पे ब्रिटेन आ चुका है, यूनाइटेड किंगडम। भारत की जो इकोनॉमी है वो 5वें से 6ठे स्थान पे कैसे आई, इसके पीछे दो कारण है। एक तो जो इंडिया का डॉलर और रुपीज में जो है, उसमें भारत का रुपीज कम हो गया है, मतलब गिर गया है, 95 तक चला गया था। और एक इंडिया ने अपनी जीडीपी का जो बेस ईयर है वो चेंज किया है, 2022 से 23 किया है। पहले 2011-12 था, अब उसको 2022-23 किया। अब जीडीपी के हिसाब से सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? यूएसए की है। फिर चाइना सेकंड नंबर पे आता है, फिर जर्मनी आता है, फोर्थ पे जापान आता है, फिफ्थ पे अब यूके आएगा, और सिक्स्थ पे इंडिया थी। अच्छा, ये इकोनॉमी जो जीडीपी ये कौन जारी करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ जब भारत को 1991 में भारत ने एलपीजी रिफॉर्म लेके आया था, एलपीजी रिफॉर्म लेके आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन मोहन सिंह। और अपने प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत ने ये रिफॉर्म क्यों लेके आए, एलपीजी रिफॉर्म? क्योंकि भारत के पास जो फॉरेक्स था, फॉरेक्स इन द सेंस क्या होता है? आपके पास कितना पैसा पड़ा आपके खातों में, फॉरेक्स रिजर्व, आपके बैंक खातों में कितना फॉरेन करेंसी पड़ी है। तो भारत के पास उस समय 2 सप्ताह का ही पैसा बचा हुआ था, 1 बिलियन डॉलर से कम हो चुका था। अभी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 670 बिलियन डॉलर के आसपास है, बिलियन डॉलर के आसपास है। उस टाइम पे भारत का ये क्रेश हो गया था, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। ये एलपीजी रिफॉर्म, अच्छा, ये इंडिया ने पहले क्या होता है, इंडिया एक्सपोर्ट, भारत की इकोनॉमी ओपन नहीं थी कि विदेश से कोई आके इसे व्यापार नहीं कर सकता था। तो एलपीजी रिफॉर्म लाने के बाद विदेशी भी भारत में आके व्यापार करने लगे। ये इसमें क्या होता है, जो आईएमएफ होता है ना, जो उस टाइम इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवेल्यूट किया, करेंसी को, रुपीज को उसने कम कर दिया। और आईएमएफ क्या करता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, इंस्टेंट लोन कौन प्रोवाइड किया? तो जब 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था, उस टाइम पे आईएमएफ ने इंडिया को लोन दिया था। लेकिन आईएमएफ लोन देता तो उसके बीच में, उसके पीछे भी उसकी क्या शर्त रहती है कि आपकी इकोनॉमी को पूरे विश्व के लिए खोलना पड़ेगा, और आपके पैसे जो करेंसी उसकी वैल्यू को आप कम करना पड़ेगा। तो ये काफी 3-4 पॉइंट होते हैं, तो जब आईएमएफ तब लोन देता है। अब नेक्स्ट है कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला? राहुल द्रविड़ को। अच्छा, ये सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये क्रिकेटर को मिलता है, क्रिकेटर को मिलता है। तो ये अभी इस साल का मिला है राहुल द्रविड़ को। डिजिटल ट्विन पहल, डिजिटल ट्विन पहल, ये वी ओ चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु में, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। डिजिटल ट्विन पहल वी ओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु से स्टार्ट हुई है। अभी ज्ञानपीठ अवार्ड का घोषणा हुई है। ये कौन से नंबर का? 60 नंबर का है, 60वें नंबर का है। ये मिला आर वीरामुथु को। आर वीरामुथु जो तमिल भाषा से संबंधित है, आर वीरामुथु। टाटा ने अपनी सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो बनाई है, उसके लिए स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन की घोषणा हुई है, स्पेसिफिक या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा हुई है। अच्छा, ये सेमी कंडक्टर जब आपकी बात आएगी तो आप हमेशा याद रखना, ये धोलेरा में बन रहा है, धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर का हब बन रहा है। ये SEZ आया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका एक्ट आया था 2005 में आया था। और भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला पोर्ट है। इसका नाम अब चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये गुजरात में, ये भारत का पहला SEZ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
अभी एक अवार्ड की घोषणा हुई है, संगीत कलानिधि अवार्ड। ये किसको मिला? ये जयंती कुमारी को मिला संगीत कलानिधि अवार्ड। अभी एक चैंपियनशिप हुई थी, टूर्नामेंट हुआ था, फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। इसका होस्ट किया था साइप्रस ने, उसको जीता भारत की आर वैशाली ने। आर वैशाली ने इसको जीता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा में किसको मिला? ये ममता कालिया को मिला है। इनकी बुक है जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद किसकी बुक है? ममता कालिया। ममता कालिया को कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट। अभी एक इंडियन रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा नाम से एक टूरिज्म स्टार्ट किया। इंडियन रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा, ये भारतीय रेलवे की तरफ से स्टार्ट किया। इसको चलाएगा कौन? IRCTC देखेगा इसको। ये भारत, अच्छा, इसको ये दिव्य दक्षिण यात्रा कौन सी जो ट्रेन चलेगी उस ट्रेन का क्या नाम है? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ये 27 अप्रैल से चलेगी, 27 अप्रैल से। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? ये स्टार्ट होगी विशाखापट्टनम से, विशाखापट्टनम से स्टार्ट होगी। अच्छा, ये दक्षिण यात्रा, दिव्य दक्षिण यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी? मदुरई जाएगी, महाबलीपुरम जाएगी, कांचीपुरम जाएगी, रामेश्वरम जाएगी और तंजावुर जाएगी। जितने भी दक्षिण में जितने भी फेमस टेम्पल है वहां आपको लेके जाएंगे। ये कुल कितने दिन की यात्रा होगी? ये 8 दिन की यात्रा होगी, 8 दिन की। ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्या बोलते हैं जजमेंट दिया है। जो महिलाएं होती हैं जो बच्चों को गोद लेती हैं, तो उन बच्चों को जो गोद लेने वाली महिलाएं हैं उनको 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। ये अवकाश मिलेगा। मान लीजिए आप किसी जगह पर काम करते हो, फैक्ट्री हो गया, कोई कंपनी हो गई या सरकारी डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां पे आपको जब भी लेडीज माँ बनती है तो उनको अवकाश मिलता है। तो ये 26 वीक का मिलता है, 26 वीक का अवकाश मिलता है माँ बनने के बाद। मतलब 6 महीने का, 6 मंथ के आसपास का आपको प्रेगनेंसी, बच्चा जन्म देने के बाद आपको 6 महीने का अवकाश मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी में एक क्लॉज और ऐड किया कि जो बच्चा अडॉप्ट करती है ना लेडीज, उनको भी 12 सप्ताह का अवकाश मिलना चाहिए। तो ये लागू हो चुका है। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है, उसकी रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 116। इंडिया की रैंक कौन सी? 116, याद रखना। ये रिपोर्ट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है कि एक कंपनी है GE एरोस्पेस, ये अमेरिका की कंपनी है। इसने भारत के इंडियन एयरफोर्स के साथ एक MOU साइन किया है। किसके लिए? जो F404 इंजन होता है, वो इंजन लगता है किसमें? तेजस में। तेजस का इंजन होता है F04। अब इसमें क्या होता है, जब इंडिया कोई विमान बाहर से एक्सपोर्ट करता है या कोई इंजन एक्सपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट तो कर लेता है लेकिन उसकी मरम्मत के लिए, ठीक है, उसकी मरम्मत के लिए उसको वापस वहां उसी कंपनी के पास या उसी देश में भेजना पड़ता है। तो उस भेजने के लिए एक तो टाइम लगता है, एक पैसा बहुत खर्च होता है। तो उसी सुविधा के लिए भारत ने F404 इंजन के डिपो की सुविधा या डिपो खोला है। अच्छा, ये F04 इंजन बनाया किसने था? हिंदुस्तान एरो लिमिटेड ने, इसके साथ मिलकर GE एरोस्पेस ने। अब GE एरोस्पेस ने अपना यहाँ पे एक डिपो खोल दिया कि आपका ये F404 इंजन है, हम यहाँ पे आपके ठीक कर देंगे यहीं पे। और याद रखना F404 तेजस में लगता है। एक भारतीय सेना की अभ्यास है अमोघा ज्वाला। अमोघा ज्वाला अभ्यास, अच्छा, ये कौन सी फायरिंग रेंज में होता? ये बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है। अब आजकल NTPC और SSC कुछ क्वेश्चन में मॉडिफाई कर लिया है अपना डाटा। आजकल वो ये अभ्यास नहीं पूछता, अभ्यास में पूछेगा कौन सी सेना थी, कौन सी सेना, कौन सी बटालियन थी, या हुआ ये अभ्यास हुआ कहाँ था। ये अभ्यास अब याद रखना, अमोघा ज्वाला अभ्यास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में होता, ये यूपी में, आप इतना याद रखना। अच्छा, ये अभ्यास किसका? भारतीय सेना का है। अभी LIC ने 2 ऐप लॉन्च किए थे, एक तो माई LIC, एक सुपर सेल्स साथी। ये 2 ऐप है, ये LIC ने लॉन्च किए। एक भाग्य योजना है, भाग्य योजना ये वाणिज्य मंत्रालय की योजना है, वाणिज्य मंत्रालय की। INS ध्रुव, ये INS ध्रुव इंडिया ने इसको अभी तैनात किए हैं, अरब सागर में तैनात किए। ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग
और समुद्री जहाज की निगरानी निगरानी जहाज है, ठीक है, ये समुद्र में निगरानी करेगा और जो भी परमाणु मिसाइल लेके जाएगा उसकी ट्रैकिंग करेगा। पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। अच्छा, बनाया किसने था? ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। किसके साथ मिलकर? DRDO के साथ मिलकर बनाया था। लास्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम जल अवार्ड, स्टॉकहोम जल अवार्ड किसको मिला है? काव्य मदानी को मिला है, काव्य मदानी को मिला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।